हाँ दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान के बारे में। और भारत के संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो ये नॉर्मल ऐसे ही नहीं लिखा गया। इसके पीछे कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी गई है। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी विज्ञप्तियां थी, समस्याएं थी जिनका या जिनसे ऐसा कह सकते हैं छुटकारा पाने के लिए हमारे देश के लोगों ने बहुत अपना प्राण को न्यौछावर कर दिया। तो हम लोग आगे चीजों को समझेंगे कि भारत में किन किन लोगों ने राज किया और ये सब कैसे हम लोग संविधान की ओर बढ़े। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं भारत के विकास से संविधान की ओर, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको इस स्टोरी से बताता हूँ बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या था, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी थी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे भारत में कई लोगों ने राज किया। जैसे शकों ने राज किया, फ्रांसीसियों ने राज किया, यूनानियों ने राज किया। और ये लोग भारत में आकर क्या करते थे, भारत में जो आप देख सकते हैं जो हमारा इंडिया है, और इस इंडिया में अगर इस एरिया को आप देखें, देखिए मैप ज्यादा अच्छा नहीं होगा मेरा, बट आपको हाँ लॉजिक समझाने के लिए ये क्लियर है। ठीक है, तो आपको एक मैंने रफली डायग्राम यहाँ पे आपको समझाने के लिए बना दिया है। ठीक है, ऐसा करके तो जो इतना एरिया आप देख रहे हो ना भारत में, नॉर्थ ईस्ट का एरिया, इस एरिया में सबसे ज्यादा चाय पत्ती के मसाले के बागान बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो हमारे भारत में पहले से शुरू से यूनानी, फ्रांसीसी, शक, पहलव, ये सब भारत में आकर बार बार यहां से मसाले ले जाते थे और अपने फ्रांसीसी या यूरोप में जाकर इसे बेचा करते थे और लगभग 60 गुना मुनाफा कमाते थे। ठीक है, इसी को देखते हुए 1600 ईस्वी में भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई। क्या आई? ईस्ट इंडिया कंपनी आई। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी का काम भी यही था जिसमें ये सारे फ्रांसीसी अंग्रेज के रूप में भारत में आए थे। और इन अंग्रेजों ने क्या किया, इन अंग्रेजों ने उस समय इन्हीं का कंसेप्ट अपनाया। इनका, फ्रांसीसियों का और यूरोपियंस का और शकों का और पहलव का, जो भारत में पहले आ चुके और इस तरीके से मुनाफा करते थे। तो ये भी भारत से मसाले वगैरह ले जाने लगे और वहां पर जाके ये क्या करने लगे, उसका व्यापार करने लगे और लगभग 60 गुना मुनाफे में वहां पे बेचते थे। इसी को देखते हुए उसी समय भारत का 1600 के आसपास भारत में जो राजा था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला। ये सिराजुद्दौला इस एरिया में शासन करता था और इसने देखा कि कुछ अंग्रेज ऐसे हैं जो भारत में ये इस तरीके का व्यापार कर रहे हैं। समय बढ़ा गया, इस तरीके से चीजें चलती रही। ये भारत से मसाले ले जाते थे और अपने यूरोप में बेचा करते थे, 60 गुना मुनाफा कमा रहे थे अंग्रेज, क्योंकि ये भारत में व्यापार की नीति से आए थे, ना कि शासन की नीति से। लेकिन जब सिराजुद्दौला ने 20 अंग्रेजों को पकड़ लिया। कितने अंग्रेजों को पकड़ लिया? 20 अंग्रेजों को पकड़ लिया जो कि व्यापार करके यहाँ से माल ले जाने का प्रयास कर रहे थे। इनके सिपाहियों ने उनको पकड़ लिया और इसके लगभग 20 सिपाही सिराजुद्दौला के पास आ गए और इन्होंने कारागार में डाल दिया। अब जैसे ही कारागार में डाला, उनमें से एक जो व्यक्ति था, किसी तरीके से एक अंग्रेज भाग गया और भाग कर कहां पहुंचा? रॉबर्ट क्लाइव के पास। कहां पहुंचा? रॉबर्ट क्लाइव के पास। रॉबर्ट क्लाइव एक अंग्रेज थे जो इस चीज का नेतृत्व कर रहे थे, पूरे बिजनेस को संभाल रहे थे, जो कि भारत से सामान ले जाया जा रहा था और फ्रांस में, यूरोप में बेचाया जा रहा था। साथ ही साथ जैसे 20 लोगों को किडनैप करने की इसकी मंशा बनी सिराजुद्दौला की, इसने किडनैप किया, उसमें से कुछ लोगों को मारा भी। लेकिन इन्हीं 20 लोगों में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था हॉलवेल। क्या नाम था? हॉलवेल। इस हॉलवेल नामक व्यक्ति ने जाकर रॉबर्ट क्लाइव को सारी चीजें बता दी कि हमारे 20 लोग थे और 20 लोगों में से मैं भागकर आया हूं और 19 लोगों को लगभग सिराजुद्दौला जो राजा है नामक, उसने मार डाला। ठीक है, इसी कारण से जैसे रॉबर्ट क्लाइव के पास ये खबर पहुंची, अब रॉबर्ट क्लाइव का भी खून खौल गया। इस तरीके की बातें सुनकर अंग्रेज को भी लगा कि यार ये क्या हो गया, हमारे इतने लोगों को मार दिया। अब रॉबर्ट क्लाइव के पास मात्र थी 300 की सेना, इसके पास मात्र 300 लोग थे। रॉबर्ट क्लाइव के पास मात्र 300 लोग थे, जबकि सिराजुद्दौला के पास उस समय लगभग 20,000 लोगों की सेना हुआ करती थी। लेकिन 300 लोगों का 20,000 लोगों के साथ युद्ध कर पाना एक प्रकार से असंभव जैसा था। तो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, इसका जो सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद जाफर। क्या था? मोहम्मद जाफर। जिसका नाम मोहम्मद जाफर था, इस मोहम्मद जाफर के साथ
ठीक है, एक मोहम्मद कासिम आएगा जो कि इसका दामाद था, एक मोहम्मद जाफर है जो जाफर के साथ जाकर रॉबर्ट क्लाइव ने वार्तालाप करी, इसको अपनी टीम में मिलाने का प्रयास किया और इसको लालच दी कि अगर हम अंग्रेज युद्ध जीत गए सिराजुद्दौला के खिलाफ तो हम तुम्हें यहाँ का राजा बना देंगे। मतलब सिराजुद्दौला को इनका मकसद था हराना। तो सेनापति भी इन्हीं की तरफ आ गया, किसकी तरफ? रॉबर्ट क्लाइव की तरफ। ठीक है सर, इनके बीच युद्ध हुआ। किनके बीच युद्ध हुआ? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ। इसी युद्ध को कहते हैं हम लोग पलासी का 1757 का युद्ध, है ना? 1757 का पलासी का युद्ध ये कहलाता है। और इसी युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जीत गया, सिराजुद्दौला हार गया। अब जैसे ही सिराजुद्दौला युद्ध जीत गया उसी समय इसे वापस ब्रिटेन बुला लिया गया और इसे बंगाल का गवर्नर घोषित किया गया और इसे वहां की कई बड़ी बड़ी उपाधियों से नवाजा गया कि तुम भारत गए और तुमने वहां पे भारत के एक हिस्से को जीत लिया। ठीक है, तो इसे वहां के ब्रिटेन की संसद में इसे एक अच्छा पद मिल गया और वापस भारत में दूसरा व्यक्ति भेज दिया जिसका नाम था हेक्टर मुनरो। क्या नाम था? हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो को वापस इंडिया भेज दिया। अब हेक्टर मुनरो ने देखा कि मोहम्मद जाफर जो है वो कैसा है बेटा? ये अयोग्य है। कैसा है? ये अयोग्य व्यक्ति है। तो इसने क्या किया? दूसरे व्यक्ति को यहाँ का राजा बना दिया जो कि इसका दामाद था। क्या नाम था उसका? उसका नाम था मोहम्मद कासिम। क्या नाम था? जिसका नाम था मोहम्मद कासिम, जो कि कौन था? मोहम्मद जाफर का दामाद था। इसको राजा बना दिया। लेकिन इसने कुछ समय बाद देखा कि मोहम्मद कासिम भारत में अपने हिसाब से निर्णय ले रहा है और इसने क्या किया? भारत में जो उस समय राजधानी हुआ करती थी, क्योंकि भारत तो अखंड था, है ना? आज खंड खंड हो चुका है लेकिन भारत तो अखंड था। इन्होंने अपने हिसाब से कई सारी पॉलिसियां बनाई, अपने हिसाब से द्वंद्व शासन प्रणाली भी लगाई। ये आप हिस्ट्री में देखने को मिलेगा, बट हम अभी संविधान की बात कर रहे हैं तो हम बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। तो मोहम्मद कासिम ने उस समय मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी ये बंगाल की ले आया और जब राजधानी यहां पर ले आया तब हेक्टर मुनरो को लगा ये अपने हिसाब से फैसला ले रहा है। तब इसने वापस मोहम्मद जाफर को यहां का राजा बना दिया। किसने? हेक्टर मुनरो ने। अब किसको वापस बना दिया? मोहम्मद जाफर को। ऐसा देखकर मोहम्मद कासिम को गुस्सा आ गई और मोहम्मद कासिम कहां पहुंचा? मोहम्मद कासिम पहुंचा उस समय बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में जो राजा था वो था शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम, जिसको हम लोग बोलेंगे शाह आलम द्वितीय। ठीक है, और उसी समय अवध का राजा था शुजा-उद-दौला। तो शुजा-उद-दौला शाह आलम द्वितीय के साथ कौन जाके मिल गया? मोहम्मद कासिम। ये मोहम्मद कासिम इनके साथ मिल गया क्योंकि ये सब मुगल राजा थे अलग अलग प्रांत के, इनके साथ मिल गया और इसने युद्ध किया किसके साथ? हेक्टर मुनरो के साथ। किसके साथ? हेक्टर मुनरो के साथ। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? मोहम्मद कासिम जो था वो किसके साथ मिल गया? शाह आलम द्वितीय शुजा-उद-दौला के साथ मिल गया और उसने युद्ध किया हेक्टर मुनरो के साथ। और हेक्टर मुनरो के साथ युद्ध करने पर भी कौन जीता? हेक्टर मुनरो जीते। इसको कहा जाता है 1764 का बक्सर का युद्ध। क्या कहा जाता? बक्सर का युद्ध। इस प्रकार यहां पर अंग्रेजों के द्वारा दो युद्ध जीत लिए गए। सबसे पहला कौन के बीच जीता गया? रॉबर्ट क्लाइव का सिराजुद्दौला के साथ युद्ध, जिसको कहते हैं 1757 का पलासी का युद्ध। ये पहला युद्ध हुआ अंग्रेजों का। और दूसरा युद्ध किसका हुआ? हेक्टर मुनरो का मोहम्मद कासिम शाह आलम द्वितीय शुजा-उद-दौला के साथ, जिसमें ये युद्ध जीते, जिसे 1764 का बक्सर का युद्ध कहते हैं। जब आप लूसेंट या अरिहंत या किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो आपको इस सिंपल एक लाइन में चीजें मिलेगी कि 1757 का प्लासी का और 1764 का बक्सर का युद्ध के पश्चात संविधान की विकास हुआ। ठीक है, तो ये एक पूरी कंप्लीट स्टोरी रही। इसके बाद फिर कई सारी ऐसा बोल सकते संधियां बनी, इलाहाबाद की संधियां हुई, उसमें द्वंद्व शासन प्रणाली लाई गई। फिर धीरे धीरे इनोवेशंस हुए। आपने देखा होगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1781 का फिर मिशनरी भारत में आए, फिर चार्टर एक्ट्स आए, फिर भारत ऐसा कह सकते भारत शासन अधिनियम लागू हुआ
1709 का पार्लियामेंट, 1719 का शैम्फोर्ड लॉ आया, और फिर यूपीएससी भी आया। किस तरीके से एग्जाम्स वगैरह हुए, उसकी नीतियों के आधार पर अंग्रेजों ने भारत में शासन भी करना चालू कर दिया। और शासन करने से इन्होंने डेवलपमेंट भी भारत में की है। ऐसा नहीं है इन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया, क्योंकि इनकी नीति थी भारत में रहकर भारत का विकास तो करना ही, लेकिन ये अपना विकास करना था, क्योंकि जैसे ब्रिटेन में रहते हैं उसी तरीके से ये अपना पूरी पॉलिसी भारत में फैलाना चाह रहे थे और पूरे अंग्रेज भारत में ही रहना चाह रहे थे। लेकिन फिर लास्ट में आया था 1935 का स्वतंत्रता अधिनियम, उसके तहत कई सारे रूल्स ऐसे बने और 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। फिर हमारे पास आए, फिर कई सारे मोतीलाल, जैसे मोतीलाल नेहरू का आपने सुना होगा, चित्तरंजन दास जी के बारे में सुना होगा, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करी, और फिर सारी चीजें क्रम से आई। तो अभी हम इसके बाद पूरा क्रम से पढ़ेंगे, रेगुलेटिव एक्ट के बारे में और सारी चीजों को समझेंगे, तब जाके हम लोग आगे संविधान तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू।